हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एम्बो एग्रीटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 1994 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 25 साल से भी ज़्यादा ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी कोलकाता बेस्ड कंपनी, यानी कि कोलकाता में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी बिस्किट बनाने का ये कंपनी काम करती है। और उसके अलावा जो एडिबल ऑयल और जो वनस्पति और उसके अलावा जो बंगाली के जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसे ये कंपनी थर्ड पार्टी से लेके फिर सेल करने का ये कंपनी काम करती है। अगर हम कंपनी के ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, हैप्पी बाइट करके इनका एक ब्रांड नेम है, जो कि बिस्किट के जो बिस्किट कंपनी सेल करती है तो कंपनी हैप्पी बाइट के नाम से सेल करती है। फिर जो एडिबल ऑयल की कंपनी सेल करने का काम करती है तो उसे कंपनी हैप्पी हार्ट ये ब्रांड नेम के अंडर में ये कंपनी सेल करने का काम करती है। फिर उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो वनस्पति की अगर हम बात करेंगे तो अम्बो गोल्ड और उसके अलावा वनस्पति 2000 ये कंपनी के ब्रांड नेम्स हमें वहाँ पे वनस्पति के लिए वहाँ पे नजर आते हैं। और ये जो मैक्स हेल्थ है, ये जो बंगाली के इनके स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है तो उसके लिए कंपनी मैक्स हेल्थ ये ब्रांड नेम यूज़ करती है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो धीरे धीरे करके कोलकाता में अगर हम बात करेंगे तो कोलकाता में इनका ब्रांड नेम काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर आप कोलकाता के बाहर अगर आप हैं तो आपको डेफिनेटली ये कंपनी के बारे में कम पता होगा। अब अगर हम कंपनी के तीन मेन सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये कंपनी बिस्किट को मैन्युफैक्चर करने का ये कंपनी काम करती है। और उसके अलावा जो एडिबल ऑयल, वनस्पति ऑयल वगैरह, बंगाली अगर इनके जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसे ये कंपनी सेल करने का काम करती है, यानी कि आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग का ये कंपनी काम करती है, यानी कि थर्ड पार्टी के थ्रू कंपनी ये काम करने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो क्रूड का लिंचिड वाला जो ऑयल होता है, सोयाबीन मिल होता है, तो उसके अंदर ये ट्रेडिंग करने का ये कंपनी काम करती है, यानी कि कहीं और से सस्ते रेट पे लेके महंगे रेट पे उसे बेचने का ये कंपनी काम करती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए, जो डेली टू डेली वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम दूसरे रीजन की अगर हम बात करेंगे तो जो आईपीओ के एक्सपेंसिस हैं, यानी कि जो आईपीओ से रिलेटेड जो लिस्टिंग के एक्सपेंसिस लगते हैं, यानी कि जो बीएससी को देने पड़ते हैं, सीडीएसएल एनएसडीएल को देना पड़ता है जो डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, तो वो एक्सपेंसिस यहाँ पे कंपनी जो आईपीओ से पैसे मिलने वाले हैं उसी से यूटिलाइज करने वाली है। और जो थर्ड रीजन की अगर हम बात करेंगे तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, जिसमें नॉर्मली अगर आप देखोगे थोड़े बहुत जो ऑफिस वगैरह के एक्सपेंसेस होते हैं तो वो ये इन चीज़ों में आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे, देखिए मिस्टर उमेश कुमार अग्रवाल हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू का नंबर था 74 करोड़ पे। फिर उसके बाद में जब ये कोविड वाला ईयर आया था तब ये नंबर 47 करोड़ पे चला गया था। फिर 21-22 में काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली थी और यहाँ पे 94 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के एक क्वार्टर के रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 16 करोड़ पे हमें नजर आया है और लगभग ये इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग ये पूरे साल में लगभग 70-80 करोड़ के नंबर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में हो सकते हैं। और देखिए, इस साल कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर हम ऑयल के प्राइसेस की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 20-30% के जो ऑयल के प्राइसेस है वो हमें ऊपर से गिरते हुए नजर आए हैं। तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो रेवेन्यू का नंबर होगा वो हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम वॉल्यूम टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के वॉल्यूम्स हमें वहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 31 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था, फिर उसके बाद में 19 लाख रुपीज़ का था और 21-22 में कंपनी ने 1 करोड़ 19 लाख रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था। और अगर हम अभी एक क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने 49 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमा लिया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो सकता है। और पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो अराउंड 25 से 30% के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। और अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे तो 3 करोड़ 79 लाख रुपीज का डेट हमें यहाँ पे नजर आता है। और यहाँ पे 10 करोड़ का कंपनी अगर जो इक्विटी अभी रेज कर रही है तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो डेट कंपनी का काफी कंफर्टेबल लेवल पे हमें जाता हुआ नजर आएगा।
अब अगर हम आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 नवंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 24 नवंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो ये अभी जो रिसेंटली जो आने वाला मंडे है उस दिन आईपीओ ओपन हो जाएगा और उसी के थर्सडे को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 30 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 4000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपए लगेंगे। और यहाँ पर अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 10 करोड़ 20 लाख का हमें यहाँ पे ये कंपनी का इशू साइज नजर आता है। इसमें से 50% कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि 5 करोड़ 10 लाख का हमें यहाँ पे कंपनी का जो है वो फ्रेश इशू हमें यहाँ पे नजर आता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये प्रमोटर्स के बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पे बात कर ली है। तो ये यहाँ पे हमने जो आईपीओ की डिटेल्स हमें यहाँ पे ये नजर आती है। अब अगर हम टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 30 नवंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 1 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 2 दिसंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद जब आईपीओ क्लोज हो रहा है उसके एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे मिनिमम एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ 1 लॉट की एप्लीकेशन लगा सकते हो और उसके लिए 1,20,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 2 लॉट लगाने जाओगे तो 2,40,000 रुपए हो जाएंगे। और मैक्सिमम जो रिटेल कैटेगरी के अंदर हमें लिमिट नजर आती है वो 2 लाख की हमें वहाँ पे नजर आती है। तो अगर आपको 1 लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो एज अ होल ये कंपनी अच्छी नजर आती है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन काफी अंडर कंट्रोल हमें नजर आते हैं। और आईपीओ की भी अगर हम बात करेंगे सिर्फ 10 करोड़ 10.5 करोड़ के लगभग का आईपीओ में ये नजर आता है। आईपीओ साइज भी काफी कंफर्टेबल लेवल पे हमें नजर आता है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी आईपीओ में लिस्टिंग हो रही है, जिस तरीके की अभी आईपीओ मार्केट में हमें डिमांड देखने को मिल रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यहाँ पे अराउंड 20-30% के लिस्टिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर मार्केट में कोई करेक्शंस वगैरह नहीं होते तो यहाँ पे लगभग 50 से 60% के लगभग भी ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एम्बो एग्रीटेक के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।